स्क्रीन विजिबल है, स्टार्ट करें? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's begin the session. This is lecture number 38. In the last lecture, we have seen segmentation technique, segmentation with hardware. And in this session, we will discuss the last memory partitioning techniques that is called virtual memory. So what do you mean by virtual memory? Virtual memory means usually our main memory is not as large as the address space of processor. That is 2 raised to the power 32 is equal to 2 raised to the power 30 into 2 raised to the power 2 is equal to 4 gigabyte. जनरली हमारे सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है वो इतना बड़ा एड्रेस स्पेस होता है जो 4 जीबी के आसपास जो मेमोरी स्पेस होता है उतना बड़ा एड्रेस स्पेस प्रोसेसर जनरेट करता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एड्रेस स्पेस क्या है। तो प्रोसेसर को अगर किसी भी प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करना होता है तो प्रोसेसर उससे रिलेटेड एक एड्रेस जनरेट करता है और वो एड्रेस होता है प्राइमरी मेमोरी का। सॉरी, हार्ड डिस्क का, जो कि लॉजिकल एड्रेस होता है। अब यदि 32 बिट का प्रोसेसर है तो 32 बिट के हिसाब से जब वो अपना एड्रेस स्पेस जनरेट करेगा तो एक बहुत बड़ा एड्रेस जनरेट करता है और उतने बड़े प्रोग्राम्स को प्राइमरी मेमोरी में एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता है। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो 4 जीबी के आसपास नहीं हो, क्योंकि आजकल 4 जीबी की रैम आ रही है, 8 जीबी की रैम आ रही है। बट यदि आप पिछले 5 साल पहले का सिनेरियो देखो तो प्राइमरी मेमोरी की साइज़ बहुत कम हुआ करती थी। हार्डली 256 MB, 512 MB या 1 जीबी हार्डली। तो 1 जीबी के आसपास या 2 जीबी के आसपास हमारी प्राइमरी मेमोरी आया करती थी। उस समय भी हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे गेम्स हमें प्ले करने होते थे जो कि प्राइमरी मेमोरी की साइज़ से काफ़ी बड़े हुआ करते थे। तो एक बड़े प्रोग्राम को लिमिटेड प्राइमरी मेमोरी में जिसकी साइज़ लिमिटेड है, जिसकी साइज़ प्रोग्राम स्पेस से या एड्रेस स्पेस से छोटी है, ऐसे प्रोग्राम को हम उस लिमिटेड प्राइमरी मेमोरी में कैसे चलाएं? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था कि क्या कोई और ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम बड़े-बड़े प्रोग्रामिंग्स को या बड़े-बड़े प्रोग्राम्स को, बड़े गेम्स को हम प्राइमरी मेमोरी में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। आपने देखा होगा गेम्स में काफ़ी बड़ी स्पेसेस होती है। जब गेम्स की जो स्टेप्स है जो वो लोड होती है प्राइमरी मेमोरी में, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एक स्टेप को लोड होने में काफ़ी टाइम लगता है। इस तरह से उस गेम के अंदर कई सारे लेवल्स होते हैं, कई सारी स्टेप्स होती हैं। तो सारी स्टेप्स एक साथ प्राइमरी मेमोरी में लोड नहीं होती है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, जब आप एक स्टेप फाइनल करते हैं तब दूसरी स्टेप लोड होती है। स्टेप नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी से हटा दी जाती है, फिर स्टेप नंबर 2 का जो भी डेटा है, जो भी एड्रेसेस है वो सब लोड होते हैं। फिर उनका एग्जीक्यूशन होने के बाद उस गेम का आप सेकेंड लेवल क्रॉस कर लेते हैं तो वो पूरा जो डेटा है, जो पूरा एड्रेस स्पेस है, वो वहाँ से हटा दिया जाता है और फिर थर्ड स्टेप या थर्ड लेवल का जो भी डेटा है वो लोड किया जाता है। सो एक पैटर्न है वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट से कि हम बड़े-बड़े प्रोग्राम्स को, बड़े-बड़े गेम्स को जिनकी साइज़ प्राइमरी मेमोरी की साइज़ से एक्सीड करती है, इनकी साइज़ प्राइमरी मेमोरी की साइज़ से काफ़ी बड़ी है। ऐसे प्रोग्राम्स को, ऐसे गेम्स को, ऐसे एप्लीकेशंस को हम एक लिमिटेड प्राइमरी मेमोरी में चला सकते हैं और उस चलाने के पीछे जो कॉन्सेप्ट होगा, वो होगा वर्चुअल मेमोरी का। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्लियर होगा। यूजुअली आवर मेन मेमोरी इज नॉट एज लार्ज एज द एड्रेस स्पेस ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर जितना बड़ा एड्रेस स्पेस जनरेट करता है उतना हमारे पास प्राइमरी मेमोरी नहीं होती है, उतनी बड़ी हमारे पास प्राइमरी मेमोरी नहीं होती है।
टेक्निकली वी हैव मेगाबाइट्स ऑफ मेन मेमोरी। जनरली हमारे पास जो मेन मेमोरी होती है वो मेगाबाइट्स में होती है, बट आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड है तो आजकल इतनी मेमोरी आने लगी है, बट पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे मैंने आपको बताया कि 256 MB की रैम होती थी, 512 MB की रैम होती थी, या मैक्सिमम 1 GB की रैम हुआ करती थी। यदि आपने लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन भी परचेस किया है तो 1 GB 2 GB के आसपास उस समय रैम हुआ करती थी। बट अभी विथ इन अ 5 ईयर काफ़ी टेक्नोलॉजी में इन्हेंसमेंट आया है, डेवलपमेंट्स हुए हैं, एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट, उसके स्पेसिफिकेशन सब कुछ में चेंजेस आए हैं। तो आजकल से जो लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशंस है, मिनिमम 8 GB का प्राइमरी मेमोरी लैपटॉप में आता है। बट पहले ऐसा नहीं था, हमारे पास केवल मेगाबाइट्स में ही मेमोरी थी, और उसी मेगाबाइट की मेमोरी में हमें गीगाबाइट वाली एप्लीकेशंस, गीगाबाइट वाले गेम्स, या इससे रिलेटेड कोई भी हमारे जो सॉफ्टवेयर्स है, प्रोग्राम्स हैं, उनको हमें मेगाबाइट की मेमोरी में ही रन करना पड़ता था। तो एक्सपीरियंस ये होता था कि हमारा जो प्रोग्राम्स है वो काफ़ी स्लो चलता है, कंप्यूटर स्लो चलता है, एप्लीकेशंस प्रॉपर चलती नहीं है, हैंग होना स्टार्ट हो जाता है। सो मेमोरी कम हो और एप्लीकेशंस अगर बड़ी हो, गेम्स अगर बड़े हो, तो इन तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है यूज़र को। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला था, एक वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट था, जिसकी हेल्प से हम बड़े-बड़े प्रोग्राम्स भी एक लिमिटेड प्राइमरी मेमोरी में चला सकते हैं। मतलब प्रोग्राम की साइज़ अगर बड़ी है, प्राइमरी मेमोरी की साइज़ अगर छोटी है, देन इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम्स इन अ प्राइमरी मेमोरी। So now does a 4 GB program fit into 1 GB of main memory? Is it possible? Question mark. So अगर हमारे पास 4 GB का कोई प्रोग्राम्स है और हमारे पास 1 GB की रैम है, तो क्या ये पॉसिबल है कि 4 GB का प्रोग्राम 1 GB की प्राइमरी मेमोरी में फिट हो पाएगा? The answer is that the program is divided into parts and then executed in those parts. तो इसका आंसर होगा यस, इट इज पॉसिबल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। हमें करना केवल इतना होगा कि 4 GB के प्रोग्राम को हमें पीसेस बनाने होंगे, 1 GB के हमें 4 पीस बनाने होंगे, और वन बाय वन हमें एक एक पीस उस प्रोग्राम के लोड करना होगा प्राइमरी मेमोरी में। जब उसके पर्टिकुलर वन पीस में जो भी डेटा है उतना जब एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा, उसको हम स्वैप आउट कर लेंगे और नया पीस नंबर 2 को हम लोड कर देंगे प्राइमरी मेमोरी में। सिमिलरली जब पीस नंबर 2 का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाए, तो हम उसे प्राइमरी मेमोरी से स्वैप आउट करेंगे और पीस नंबर 3 को, जो कि प्रोग्राम पार्ट 3 है, उसे हम प्राइमरी मेमोरी में लोड कर देंगे। एंड देन प्रोग्राम नंबर 4। तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जिसकी साइज 4 GB थी, हमने उसके 1 GB के 4 पार्ट्स किए, और एक एक पार्ट हमने लोड करते हुए उसको एग्जीक्यूट किया और उसको फाइनल आउटपुट देख लिया। तो इस तरीके से हम एक बड़े प्रोग्राम्स को लिमिटेड प्राइमरी मेमोरी की साइज पर चला सकते हैं। जो हमने प्रोग्राम्स को छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड किया था, उसे हम कहते हैं सेगमेंट। फर्स्ट सेगमेंट इज लोडेड एंड द नेक्स्ट सेगमेंट रिप्लेस टू द फर्स्ट वन। तो इस तरह से मल्टीपल सेगमेंट्स क्रिएट करके हम एक-एक सेगमेंट को प्राइमरी मेमोरी में लोड कर सकते हैं। इन सेगमेंट्स को आप गेम्स की स्टेप भी कह सकते हैं, इनको लेवल भी बोल सकते हैं कि लेवल 1 पहले लोड हुआ है, अब आप लेवल 1 को प्ले कर रहे हो, और लेवल 1 फिनिश होने के बाद वो लेवल 1 प्राइमरी मेमोरी से स्वैप आउट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और उसी पोजीशन पर आ जाएगा लेवल नंबर 2। उसकी स्टेप्स आप फिर प्ले करते हैं, देन सो ऑन। इस तरह से आप बड़े-बड़े गेम्स को लेवल वाइज़ खेल सकते हैं। Techniques that automatically move programs into main memory are called virtual memory techniques. अब इसके पीछे एक एल्गोरिथम्स कर चलती है कि मल्टीपल सेगमेंट्स को प्राइमरी मेमोरी में किस तरह से लोड करना है, क्योंकि सेगमेंट्स तो हार्ड डिस्क में तैयार होते हैं और उन सेगमेंट्स के लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं। तो इन लॉजिकल एड्रेसेस को कौन फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, किस हार्डवेयर की मदद से ये एड्रेस ट्रांसलेशन होगा। सो ये सब हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस किया हुआ है कि सेगमेंटेशन विथ हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक में किस तरह से हम एक लॉजिकल सेगमेंट्स को सेगमेंट टेबल की मदद से फिजिकल एड्रेस बना देते हैं, और फिर वो सेगमेंट पूरा प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाता है। तो यहाँ भी हमें कुछ उसी तरह की हेल्प लेनी है, पेज टेबल से और सेगमेंट टेबल से हमें हेल्प लेते हुए
कई सारे सेगमेंट्स को वन बाय वन जो कि हार्ड डिस्क में है उनको हमें लोड करना होगा प्राइमरी मेमोरी में, और कुछ मैपिंग करनी होगी। मैपिंग के थ्रू हम उन पेजेस को या उन प्रोग्राम्स के पार्ट को लोड करेंगे जिसके लिए फ्रेम्स अवेलेबल हो। तो इसके पीछे एक एल्गोरिथम्स है, उस एल्गोरिथम्स के बेस पर हम एलोकेशन, डी एलोकेशन या रिप्लेसमेंट करते रहेंगे मेमोरी फ्रेम्स का। सो वही टेक्निक है जो ऑटोमेटिकली सारे प्रोग्राम्स को वन बाय वन प्रोग्राम के पार्ट्स को हार्ड डिस्क से प्राइमरी मेमोरी में लोड करती है, देन एग्जीक्यूट होने के बाद प्राइमरी मेमोरी से स्वैप आउट करती है, रिप्लेस करती है। उस टेक्निक का नाम है वर्चुअल मेमोरी टेक्निक। Process an instruction is referred without looking at its space requirement. The reference address is virtual address, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। चाहे प्रोग्राम का कोई एक पेज हो या किसी प्रोसेस का एक पर्टिकुलर पेज हो, इन सब का एक वर्चुअल एड्रेस ही जनरेट होता है सीपीयू के थ्रू। तो इंस्ट्रक्शन जो भी रेफर करता है वो हमेशा एक एड्रेस जनरेट करता है, और वो एड्रेस वर्चुअल एड्रेस होता है। तो हमने जनरली देखा था कि सीपीयू हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, उसी लॉजिकल एड्रेस को ही वर्चुअल एड्रेस बोला जाता है। और ये एड्रेस हार्ड डिस्क में किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के किसी पार्ट का हो सकता है। वर्चुअल एड्रेस हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, देन इट विल कन्वर्ट इट इनटू फिजिकल एड्रेस। सो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में लॉजिकल एड्रेस की बात की थी। लॉजिकल एंड वर्चुअल बोथ आर हैंड टू हैंड, बोथ आर क्वाइट सिमिलर, बट यहाँ पर हमें वर्चुअल मेमोरी के टेक्निक को अप्लाई करना है, इसलिए हम यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस की जगह पर वर्चुअल एड्रेस की बात कर रहे हैं। बाकी कॉन्सेप्ट वही होगा, ये भी वही एड्रेस को रेफर करेगा जो कि हार्ड डिस्क के प्रोग्राम्स को, जो कि हार्ड डिस्क के प्रोग्राम्स है, हार्ड डिस्क के पेजेस हैं या हार्ड डिस्क में सेगमेंट्स है, इन्हीं को रेफर करेगा वर्चुअल एड्रेस। और वर्चुअल एड्रेस से जब फिजिकल एड्रेस में हमें कन्वर्ट करना होता है, ट्रांसलेशन करना होता है, तो बीच में कुछ सेगमेंटेशन टेबल आती है। या सपोज हम पेजिंग टेक्निक की बात करें तो पेज टेबल बीच में आता है। पेज टेबल में कई सारी डिटेल हमें मिलती है कि उसका उसका इंडेक्स नंबर क्या है, उसका बेस एड्रेस क्या है, बाइट ऑफसेट क्या है। ये सारी डिटेल हमें पेज टेबल और सेगमेंट टेबल से मिलती है। तो इसके बिहाइंड एक कॉन्सेप्ट काम करता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जिसका काम होता है वर्चुअल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट करना। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट पर एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। सो यू गाइज अंडरस्टैंड कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करती है। और कैसे करती है, तो उसका आंसर होगा पेज टेबल और सेगमेंटेशन टेबल की हेल्प से मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर देती है। और जैसे वो फिजिकल एड्रेस तैयार हो जाता है, जनरेट हो जाता है, आपका सेगमेंट या पेज जिसके लिए भी फिजिकल एड्रेस बना है वो प्राइमरी मेमोरी में उस पर्टिकुलर फ्रेम एड्रेस पर जाकर लोड हो जाता है। यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं। इफ द रेफरेंस इज ऑलरेडी प्रेजेंट मेन मेमोरी में, आपने सुना होगा कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है कि कैश मेमोरी में हमेशा फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम्स या प्रोसेस वहाँ पे होती है, या कोई ऐसा डेटा जिसको आप फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हो, ऐसे डेटा को कैश मेमोरी में रखा जाता है। सो अगर रेफरेंस ऑलरेडी प्रेजेंट है मेन मेमोरी में तो उसे इमीडिएटली एक्सेस किया जाएगा। एंड इफ नॉट एज अबव, द कंटेंट मस्ट बी ब्रॉट मेन मेमोरी बिफोर यूजिंग। और अगर सपोज कंटेंट अवेलेबल नहीं है कैश मेमोरी में, अगर डेटा अवेलेबल नहीं है, या पेज टेबल की बात करें कि पेज टेबल में जो पेज की रिक्वायरमेंट थी वो पेज अगर अवेलेबल नहीं है, तो फिर आगे प्राइमरी मेमोरी से रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप उन पेजेस को सर्च करो, क्योंकि प्रोग्राम्स के उन पेजेस की रिक्वायरमेंट आई है एग्जीक्यूशन के लिए, और वो पेजेस पेज टेबल में अवेलेबल नहीं है। उस केस में उन्हें प्राइमरी मेमोरी से ब्रॉट किया जाएगा, और यदि प्राइमरी मेमोरी में भी अवेलेबल नहीं है तो फिर उन्हें हार्ड डिस्क से डिस्क कंट्रोलर की मदद से रिक्वेस्ट की जाएगी। और फिर डीएमए का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जो हमने एफसीयू में पढ़ा था।
वहाँ से हार्ड डिस्क से उस प्रोग्राम का पूरा डेटा लोड होना स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है प्राइमरी मेमोरी में, और फिर प्राइमरी मेमोरी से कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी से प्रोसेसर की मेमोरी में। तो 2 केसेस बनते हैं कि डेटा क्या ऑलरेडी प्राइमरी मेमोरी में अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो वर्चुअल मेमोरी डायरेक्टली मैपिंग कर सकती है उस डेटा की, और अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो फिर रिक्वेस्ट की जाएगी प्राइमरी मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी में भी अवेलेबल नहीं है तो रिक्वेस्ट की जाएगी उसके बाद की जो सेकेंडरी मेमोरी है उसे, और फिर वहाँ से डेटा को फ़िल्टर करके प्राइमरी मेमोरी में अवेलेबल कराया जाता है। फिर वहाँ से मैपिंग होगी वर्चुअल मेमोरी के थ्रू, और फिर प्रोसेसर को उसका एड्रेस स्पेस अवेलेबल किया जाएगा। उस बेस पे एक ब्लॉक डायग्राम तैयार होता है, जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में प्रोसेसर है, उसके बाद एक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट प्रोसेसर और कैश मेमोरी के बीच में काम करती है। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम होता है कि प्रोसेसर के थ्रू जो भी वर्चुअल एड्रेस जनरेट हो रहा है, दैट वर्चुअल एड्रेस शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू फिजिकल एड्रेस, क्योंकि कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी का ही एक छोटा सा पोर्शन होती है। वी कैन से इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी, बट इट इज़ फास्ट इन नेचर। क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी होती है, सो प्रोसेसर डायरेक्टली इससे कनेक्टेड होता है, और अगर कैश मेमोरी में डेटा मिल जाता है तो उस सिचुएशन को कैश हिट कहा जाता है, और अगर कैश मेमोरी में डेटा अवेलेबल नहीं होता है तो उसे कैश मिस कंडीशन कहा जाता है। तो यहाँ पे एक मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, ये आपको याद रखना है। वर्चुअल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करने के लिए एक हार्डवेयर यूनिट काम करती है। उस हार्डवेयर यूनिट का काम है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, एमएमयू। इसके बाद कैश मेमोरी का, और फिर उसके बाद मेन मेमोरी का ये जनरेट हो जाता है एड्रेस। और फिर अगर मेन मेमोरी में कंटेंट अवेलेबल नहीं है तो फिर डीएमए को रिक्वेस्ट किया जाएगा। डीएमए अपने आप में एक प्रोसेसर होता है, एक सेकेंडरी प्रोसेसर, जिसका काम केवल इतना है कि हार्ड डिस्क से डेटा को लोड करना है प्राइमरी मेमोरी में। सो डीएमए ट्रांसफ़र का मतलब यहाँ पे ये है कि डिस्क स्टोरेज से आपको डेटा को ट्रांसफ़र करना है मेन मेमोरी में। तो जितना भी डेटा है जिसकी रिक्वेस्ट की गई थी, जो कि प्रोसेसर के रिक्वायरमेंट है, जिसके एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट है, वो डेटा यहाँ पे फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो अवेलेबल कराने के लिए डीएमए को रिक्वेस्ट की जाएगी। डीएमए सारा डेटा, जो डेटा स्टोरेज है, डिस्क स्टोरेज है, वहाँ से वन बाय वन ट्रांसफ़र करेगा बाइट में, और मेन मेमोरी में अवेलेबल कराएगा। एंड देन मेन मेमोरी से वो कैश मेमोरी में ट्रांसफ़र होगा, और कैश मेमोरी से डायरेक्टली प्रोसेसर उसको मैपिंग करता हुआ एग्जीक्यूट करेगा। सो वर्चुअल मेमोरी, अभी तक आपने जो भी समझा, अब हम उसको थोड़ा अच्छे से स्टडी करते हैं कि हमें लिखना कैसे है। A computer can address more memory than amount physically installed on the computer system. This is extra memory is actually called virtual memory, and it is a section of hard disk that set up emulate the computer's RAM. The main visible advantage of this scheme is that program can be larger than the physical memory. Virtual memory serves into two purposes. First, it allows us to extend the use of physical memory by using disk. And the second is it allows us to have memory protection because each virtual address is translated to the physical address. So this is the second aspect. Following are the situations when entire program is not required to be loaded fully in main memory. User return error handling routines are used only when an error occurred in data or computation. यदि सपोज यूजर ने कुछ ऐसे एरर हैंडलिंग प्रोग्राम्स या एरर हैंडलिंग कोड्स या रूटीन्स लिखी हुई है, so user return error handling routines are used only when an error occurred in the data or computation. इस केस में हमें उस प्रोग्राम को लोड नहीं करना होता है। Certain options and features of program may be used rarely. ऐसे भी प्रोग्राम्स है या ऐसे फीचर्स है जो बहुत कम यूज़ होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स को भी हमें लोड नहीं करना है।
मतलब वर्चुअल मेमोरी कहाँ कहाँ काम नहीं करती है, इस पे कुछ सर्टेन पॉइंट्स है। तो ये वो सिचुएशंस है जब सारा इंटायर प्रोग्राम जरूरी नहीं है कि वो प्राइमरी मेमोरी में लोड हो। तो वो कौन कौन से सिचुएशंस है जब वर्चुअल मेमोरी काम नहीं करती है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स है। Many tables are assigned a fixed amount of address space even though only a small amount of table is actually used. यहाँ पे जो टेबल की बात है वो है पेज टेबल, कि पेज टेबल में जरूरी नहीं कि सारे प्रोसेस के जितने भी पेजेस हैं, सपोज एक प्रोसेस P1 है, उसके रिलेटेड 10 पेज है, तो टोटल 10 पेज को पेज टेबल में होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं। जितने पेजेस यूज हो रहे हैं उतने ही पेजेस की डिटेल पेज टेबल में होना चाहिए। और अगर जो पेज यूज नहीं हो रहा है या रेयरली यूज हो रहा है, उन्हें पेज टेबल में रखने की जरूरत नहीं होती। The ability to execute a program that is only partially in memory would counter many benefits. Less number of input-output would be needed to load or swap each user programs into main memory. तो अगर पेज टेबल में डेटा कम होगा, कम से कम पेजेस मेंटेन होंगे, तो स्वैप इन स्वैप आउट की रिक्वायरमेंट कम होगी, ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा। A program would no longer be constrained by the amount of physical memory that is available. Each user program could take less physical memory. More program could be run the same time with the corresponding increase in the CPU utilization and throughput. क्योंकि हर एक प्रोग्राम फिजिकल मेमोरी में कम स्पेस लेता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स को हम इस तरह से रन कर सकते हैं। और अगर कई सारे प्रोग्राम्स एक तरह से प्राइमरी मेमोरी की लोकेशंस को शेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं वन बाय वन लेयर वाइज, तो इससे कहीं ना कहीं सीपीयू का यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट दोनों ही बढ़ता है। इस तरह से इसका डायग्राम होता है। दिस इज अ वर्चुअल एड्रेस 0, 4K, 8K, 12K, 16K, दिस इज द एड्रेस, यू कैन से द लॉजिकल एड्रेस। और उस लॉजिकल एड्रेस पर जो डेटा है दैट इज ABCDE। प्राइमरी मेमोरी में जब उसको एड्रेस मिलेगा, कंप्लीटली जो फिजिकल एड्रेस बनेगा, तो इसका फिजिकल एड्रेस बन जाएगा, सपोज ए को हमने मैप किया है 24K से, तो 24K के एड्रेस पर जो कि फिजिकल एड्रेस है, उस फिजिकल एड्रेस पर हमें डेटा मिलेगा ए। इसी तरह से बी का एड्रेस है 16K, सी का एड्रेस है 4K, और अलग अलग तरह से हम इस तरह से प्राइमरी मेमोरी की मैपिंग कर सकते हैं। कुछ पेजेस हैं जो ई और डी, दो पेजेस ऐसे हैं जो सेकेंडरी मेमोरी में है, और उन सेकेंडरी मेमोरी में उन दो पेज की मैपिंग की गई है वर्चुअल एड्रेस में। तो आप देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क में उन प्रोग्राम्स के पेजेस अवेलेबल है, बट फिर भी उसकी मैपिंग हमने वर्चुअल एड्रेस के थ्रू की है। और ये मैपिंग वैसे ही होती है जैसे आप पेज टेबल में पेज जो नंबर है, इंडेक्स नंबर के साथ साथ आप ऑफसेट एड्रेस की रिक्वायरमेंट करते हैं। तो यदि आपने पेजिंग टेक्निक अच्छे से समझी है, तो आप वर्चुअल टेक्निक भी अच्छे से आप समझ पाओगे कि किस तरह से वर्चुअल एड्रेस यहाँ पे जनरेट होता है। उन पेजेस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हार्ड डिस्क में अवेलेबल है, क्योंकि जिन पेजेस के लिए ऑलरेडी फिजिकल एड्रेस जनरेट हो चुका है उन्हें तो हमने लोकेशन प्रोवाइड कर चुके हैं, बट यहाँ पे जो डी है और ई है, इसके लिए अभी कोई भी फिजिकल एड्रेस जनरेट नहीं हुआ है, बट फिर भी इनकी मैपिंग हार्ड डिस्क के थ्रू वर्चुअल एड्रेस के थ्रू हो चुकी है। अब इन मेमोरी के अंदर से अगर ये पेजेस रिप्लेस हो जाते हैं या जो भी फ्री स्पेस है, उसके लिए हम डी और ई को रेफरेंस कर सकते हैं। जैसे 8K यहाँ पे सी के लिए अवेलेबल है 8K, तो हम यहाँ पे 8K को अवेलेबल करा सकते हैं फिजिकल एड्रेस में। या हम ये भी वेट कर सकते हैं कि सी बी जब ये मेमोरी से रिप्लेस होंगे तो उसकी जगह पे हम डी और ई को रिप्लेस कर दें। तो इस तरह से हार्ड डिस्क के साथ डायरेक्टली मैपिंग करते हुए वर्चुअल मेमोरी टेक्निक से हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। बस हमें चेंजेस ये रखना होगा कि प्रोग्राम के जितने भी फ्रेम्स हैं
या आप मान के चले कि प्रोग्राम जो पेजेस में डिवाइड होता है हार्ड डिस्क के अंदर, आप प्रोग्राम के पार्ट को वन बाय वन लोड कर रहे हो फिजिकल मेमोरी के अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर फिजिकल एड्रेस पे। आप एक साथ सारे प्रोग्राम्स के पार्ट्स को लोड नहीं कर रहे हो। तो आप क्योंकि वन बाय वन करते हो तो आपको पहले मैपिंग करनी पड़ती है, मेमोरी मैपिंग करनी पड़ेगी, और आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कितने पेज की मैपिंग एक बार में कर पा रहे हो। तो यहाँ पर मैपिंग के थ्रू हमने ए, बी और सी, हमने केवल 3 पेज को मैप किया है फिजिकल मेमोरी के साथ। इसके बाद हम दूसरी मैपिंग करेंगे, तो इसका जो प्रोग्राम का दूसरा पार्ट होगा जिसमें डी और ई पेजेस आते हैं, उनकी मैपिंग हम दोबारा करेंगे सेकेंड टाइम पे। तो इस तरह से एक वर्चुअल मेमोरी काम करती है, और हार्ड डिस्क में प्रोग्राम ऑलरेडी रहता है, वहाँ से हम मैपिंग करते हैं और फिर उसको फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, और फिर हमारा प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। सो वर्चुअल मेमोरी इज कॉमनली इम्प्लीमेंटेड बाय डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जब जिस पेज की डिमांड हो उसे हम मैपिंग करके लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करें और उसको फिजिकल लोकेशन प्रोवाइड करें। इसको हम कहते हैं डिमांड पेजिंग। आप इसी डायग्राम में समझ सकते हैं कि जो डी और ई है ये अभी फिजिकल मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, बट इनके एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट है, तो इन्हें डिमांड के थ्रू बुलाया जाएगा। डी और ई पेजेस को फिजिकल मेमोरी में अवेलेबल होना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों पेजेस की डिमांड की गई है। अब क्योंकि दोनों पेजेस हार्ड डिस्क में है, तो इनके लिए सबसे पहले तो लॉजिकल एड्रेस ही जनरेट होगा, फिर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट बीच में आएगा, और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम होगा कि जो भी लॉजिकल एड्रेस है डी और ई पेज का 12K और 16K, इसके अंदर आपको कुछ बाइट ऑफसेट ऐड करना होगा, बेस एड्रेस ऐड करना होगा, चेक करना होगा वैलिड एड्रेस जनरेट हुआ या नहीं, और वैलिड एड्रेस जनरेट होने के बाद उसको हमें फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, और फिजिकल एड्रेस मिलने के बाद वो डेटा यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो ऑन डिमांड अगर पेज को हार्ड डिस्क से वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट से लाया जाता है और उनको ट्रांसलेट करके फिजिकल मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी है वहाँ पे लोड किया जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डिमांड पेजिंग। इट कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड इन अ सेगमेंटेशन सिस्टम। सेगमेंटेशन सिस्टम में भी ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। डिमांड सेगमेंटेशन कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोवाइड वर्चुअल मेमोरी। डिमांड पेजिंग पर एक शॉर्ट नोट आता है, तो आप इसको भी समझ लीजिए। A demand paging is quite similar to a paging system. पेजिंग सिस्टम के सिमिलर ही होता है डिमांड पेजिंग सिस्टम, with swapping where process resides in secondary memory and pages are loaded only on demand, not in advance. पहले से ही पेजेस को प्राइमरी मेमोरी में लोड नहीं किया जाता है, पहले से ही पेजेस को जो उनके लॉजिकल एड्रेस है उनको फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट नहीं किया जाता है। केवल वही पेजेस जिसकी डिमांड है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो पेज टेबल में अवेलेबल नहीं है, ऐसे पेजेस को ही ऑन डिमांड कॉल किया जाता है, और फिर उन्हीं पेजेस के लिए फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेट होगा। इस तरह की टेक्निक है डिमांड पेजिंग। When a context switch occurs, the operating system does not copy any of the old program's pages out to the disk or any of the new program's pages into the main memory. Instead, it just begins executing the new program after loading the first page and fetches the program's pages as they are referenced. तो ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी जब प्रोसेस की कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की बात आती है और प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को हमें शिफ्ट करना पड़ता है क्योंकि किसी दूसरी प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को प्रोसेसर एग्जीक्यूट करने वाला है, ऐसे सिचुएशन में कभी भी उसकी एक कॉपी रखता नहीं है, सीपीयू कभी भी उसकी एक कॉपी नहीं रखता। तो वो तो केवल वही करता है कि मेन मेमोरी में जो भी प्रोग्राम्स आएंगे, जो भी न्यू प्रोग्राम्स हैं, उन्हें वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। तो जो भी उसके पास फर्स्ट प्रोग्राम आएगा, फर्स्ट पेज आएगा, वो उसे फेच कर लेता है और
एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है और फिर जब नेक्स्ट पेज का रेफरेंस आएगा उसे वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो वो कभी भी किसी कॉपी को मेंटेन नहीं करता। इसलिए जब जब जो जो पेज की रिक्वायरमेंट आती रहती है, रेफरेंसिंग आती रहती है, उन पेजेस को मेन मेमोरी से मैप करते हुए हमें एग्जीक्यूट करना होता है। यहाँ पर ये डायग्राम है, सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी में ABCDE एक पोर्शन है, जो आप इसको फ्रेम कह सकते हैं, पेजेस कह सकते हैं, और ABCD को स्वेप इन किया जा रहा है क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में प्रोसेस 1 के लिए इतने पेजेस की रिक्वायरमेंट है। तो मेन मेमोरी डिवाइड होती है इक्वल साइज के चंक्स में, जिसको हम फ्रेम कहते हैं। एक एक फ्रेम के अंदर ये पेजेस लोड होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप इसको मान सकते हैं ये है हमारी सेकेंडरी मेमोरी और ये है इसकी वर्चुअल मेमोरी। कितने सारे पेजेस के अंदर से केवल ABCDEFGHIJ इतने पेजेस के लिए मैपिंग की गई है। इनको स्वैप आउट किया गया, इनको स्वैप इन किया गया। तो प्रोसेस 1 का कॉन्टेक्स्ट अब एग्जीक्यूट होने वाला है, इसलिए हार्ड डिस्क के अंदर से वर्चुअल मेमोरी की मैपिंग करके इन सारे पेजेस को यहाँ पे कॉल किया गया, स्वैप इन किया गया। और प्रोसेस 2 का काम अभी नहीं है, तो बाकी सारे पेजेस को स्वैप आउट किया गया। तो प्रोसेस 2 के जितने भी पेजेस हैं, इन सबको स्वैप आउट करके हार्ड डिस्क में ट्रांसफर कर दिया गया। So while executing a program, if program reference a page which is not available in the main memory because it was swapped out a little ago, the processor treats this invalid memory reference as a page fault. यहाँ पर एक और टर्म्स यूज हो रही है, पेज फॉल्ट। पेज टेबल में अगर कोई पेज की रिक्वायरमेंट होती है और वो पेज अगर पेज टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म्स में पेज फॉल्ट। And the transfer control from the program to the operating system to demand the page back into the memory. और पेज फॉल्ट की सिचुएशन में कमांड ट्रांसफर की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि वो इस पेज को वापस मेमोरी में लेकर आए, क्योंकि कभी भी इसकी एक कॉपी या इसकी एक रेप्लिका कभी भी नहीं रखी जाती। जिस पेज का रेफरेंस आता है, जिस पेज की रिक्वायरमेंट आती है, ऑन डिमांड उसकी कॉलिंग होती है और उसको पेज टेबल में अवेलेबल करा दिया जाता है। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन आती है, 1 मार्क्स में GTO में पूछा जाता है व्हाट इज पेज फॉल्ट। तो इसका आपको सिंपल आंसर देना है कि किसी भी इनवैलिड रेफरेंस को हम पेज फॉल्ट कह सकते हैं। अब ये इनवैलिड रेफरेंस क्या है, तो प्रोसेसर जब किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी पेजेस हैं, उन पेजेस का पेज टेबल में होना जरूरी है। बट क्योंकि पेज टेबल की साइज छोटी होती है, सारे पेजेस वहां पर अवेलेबल नहीं हो सकते। उस केस में कुछ पेजेस अवेलेबल होते हैं और कुछ पेजेस हार्ड डिस्क में होते हैं। अब सारे पेजेस जब तक नहीं आते हैं तब तक सारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी नहीं होगा। तो उस केस में जिस पेज की रिक्वायरमेंट आई है और वो अगर पेज टेबल में अवेलेबल नहीं है, ऐसी सिचुएशन को पेज फॉल्ट बोला जाता है। और पेज फॉल्ट के केस में कंट्रोल ट्रांसफर किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि उसे प्राइमरी मेमोरी में अवेलेबल कराए। एडवांटेज, following are the advantage of demand paging. लार्ज वर्चुअल मेमोरी, डिमांड पेजिंग से वर्चुअल मेमोरी काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स को यूज़ कर पाते हैं। मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ मेमोरी, एफिशिएंट वे है क्योंकि आप हार्ड डिस्क का जो रिमेनिंग स्पेस है वो एज अ वर्चुअल मेमोरी यूज़ कर पा रहे हैं। अब क्योंकि हार्ड डिस्क तो लिमिटेड साइज़ की होती नहीं है, वो तो टेराबाइट में अवेलेबल होती है, तो उसका जो रिमेनिंग स्पेस है उसे हम वर्चुअल मेमोरी के जैसे यूज़ कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, क्योंकि ऑलरेडी हम हार्ड डिस्क की स्पेसेस को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है कि आप कितने प्रोग्राम्स एक साथ कर सकते हैं। सो देयर इज नो लिमिट ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। So this is the advantage of demand paging on the basis of virtual memory. Disadvantage भी है, number of tables and the amount of processor overhead for handling page interrupts
कई सारे पेज टेबल में जब पेजेस अवेलेबल नहीं होते हैं तो उनके लिए जब इंटरप्ट जनरेट होता है, पेज फॉल्ट की जो कंडीशन है उसको हैंडल करना थोड़ा टफ होता है। क्योंकि आप एक छोटा सा एग्जांपल मानो कि अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है पेज नंबर 4, और पेज नंबर 4 अगर पेज टेबल में अवेलेबल नहीं है तो पेज नंबर 4 की जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट सीधी प्राइमरी मेमोरी के कंट्रोलर को चली जाती है। अगर प्राइमरी मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो सीधा डिस्क कंट्रोलर को चली जाती है, और डिस्क कंट्रोलर को जाने का मतलब होता है कि डिस्क ड्राइवर को रिक्वेस्ट होगी। अब डिस्क ड्राइवर सारे ट्रैक और सेक्टर और सिलेंडर, मतलब पूरी डिस्क में सर्च मारेगा कि पेज नंबर 4 कहाँ पर है, क्योंकि उसे तो पेज नंबर 4 को कैसे भी करके अवेलेबल कराना है पेज टेबल में, तभी प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो ये पेज नंबर 4 को अवेलेबल कराने का काम ये काफ़ी टफ हो जाता है। सो ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है वर्चुअल मेमोरी में डिमांड पेजिंग का, कि जो नंबर ऑफ टेबल्स है एंड अमाउंट ऑफ प्रोसेसर ओवरहेड फॉर हैंडलिंग पेज इंटरप्ट्स आर greater than in the case of simple page management techniques. तो कई सारे टेबल को यूज ना कर किया जाए, केवल आप सिंपल पेजिंग टेक्निक के थ्रू भी ये काम अचीव कर सकते हैं, तो नॉर्मल पेजिंग टेक्निक अप्लाई करनी चाहिए। बट यहाँ पे नंबर ऑफ टेबल्स बनना और नंबर ऑफ जो अमाउंट ऑफ प्रोसेसर है इसका ओवरहेड बढ़ जाता है, क्योंकि कई सारे पेजेस के लिए इंटरप्ट जनरेट होते हैं, और एक पेज के लिए इंटरप्ट जनरेट होता है तो उसकी हैंडलिंग में कितने सारे हार्डवेयर कंपोनेंट और उसके कंट्रोलर्स को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, वो मैंने आपको एग्जांपल से बताया। सो दिस बिकम द डिसएडवांटेज ऑफ डिमांड पेजिंग। सो ये था हमारा कंटेंट आज का टॉपिक में, वर्चुअल मेमोरी एंड डिमांड पेजिंग। एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। आई होप यूनिट नंबर 3 हमने फिनिश की है। अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में हमने मेमोरी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स, मेमोरी की नीड, जितनी भी पार्टीशनिंग टेक्निक्स है वो सारी टेक्निक्स हमने डिस्कस की है। पेजिंग और सेगमेंटेशन ये सेपरेट और इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमने डिस्कस किया डायग्राम के साथ। फिर हमने वर्चुअल मेमोरी देखा, उसका हार्डवेयर एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, किस तरह से मैपिंग होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यूनिट 3 हमने यहाँ पे फिनिश की है। अब नेक्स्ट सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे शेड्यूलिंग। इसमें आपको दो तरह के शेड्यूलिंग सब पढ़नी है, यूनी प्रोसेसर शेड्यूलिंग एंड मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग, और उसमें भी आपको न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट रहेगी, आपको भी मज़ा आएगा, क्योंकि अभी तक आपने थ्योरी समझा है, अब आप थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकली देखोगे। प्रोसेसर किस तरह से शेड्यूलिंग करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से प्रोसेस की शेड्यूलिंग करता है, वो सभी यूनी प्रोसेसर शेड्यूलिंग के अंदर आएगी। हमें मैक्सिमम 5 या 6 सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़नी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है प्रोसेसेस को और किस एल्गोरिथम के थ्रू मैनेज करता है। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में यूनिट नंबर 4।